अधिकारी पर कार्रवाई, किंग पर कब। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और आप देख रहे हैं रण क्षेत्र। रण क्षेत्र में बड़े ही महत्वपूर्ण सवालों के साथ आज हम एक बार फिर से आपके बीच हैं। नीट एग्जाम को लेकर जिस तरीके से परिस्थिति बनी हुई है, छात्रों का आक्रोश उबाल सड़कों पर दिखाई दे रहा था। छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो रहे थे। सरकार से जवाबदेही तय करने के लिए मांग की जा रही थी। इन सब के बीच सरकार ने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां एंटी पेपर कानून लागू किया जाता है, पूरी तरह से 7 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया जाता है, वहीं जो मांग छात्र कर रहे थे कि पूरे के पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराई जाए, सीबीआई से जांच कराने की मंजूरी भी दे दी गई है और सीबीआई ने जांच शुरू भी कर दी है। इन सब के बीच आज के हम रण क्षेत्र की शुरुआत करें, इसलिए एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सीधे ब्रेकिंग न्यूज की तरफ चलते हैं। सीबीआई ने अपनी कार्रवाई शुरू करते हुए अपनी 2 टीमों को पटना और गोधरा के लिए रवाना कर दिया है। गोधरा और बिहार में दर्ज एफआईआर को टेक ओवर करने की पूरी तैयारी सीबीआई ने कर ली है। 2 टीमें बनाई गई हैं। सीबीआई जो जांच एजेंसी है उसने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। गोधरा और बिहार 2 टीमें, गुजरात और बिहार के लिए 2 टीमें रवाना हो चुकी हैं। आपको याद होगा कि किस तरह से जो पूरा ये नेक्सस है वो बिहार से लेकर झारखंड और गुजरात तक इसके तार जुड़े हुए हैं। जो आरोपी इसमें इन्वॉल्व है उनमें असल चेहरा कौन है, किंगपिन कौन है, उस तक पहुंचने के लिए सीबीआई ने, जांच एजेंसी ने अपनी जांच तुरंत शुरू कर दी है। 2 टीमें बना दी गई हैं और दोनों ही टीमें, एक टीम पटना और दूसरी टीम गोधरा के लिए रवाना हो चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं क्योंकि खास तौर पर आज का दिन इस लिहाज से भी मायने रखता है कि आज उन 1563 छात्रों का री एग्जाम हुआ जिनके ग्रेस मार्किंग को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे और इसके बाद आज परीक्षा संपन्न हो चुकी है। 30 जून को अब रिजल्ट आना है, लेकिन इन सब के बीच वो बच्चे जो लगातार कह रहे हैं, जो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि परीक्षा माफियाओं पर नकेल कसी जाए, परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वाले, अनियमितता दिखाने वाले, पेपर लीक करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि ये देश के भविष्य का सवाल है। इसे देखते हुए सरकार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। एक्शन लेना शुरू भी किया जा चुका है। एनटीए के जो डीजी हैं उनको बदलकर नए डीजी की नियुक्ति भी कर दी गई है। इन सब के बीच 9 दिनों में 4 पेपर भी रद्द किए गए हैं। आज नीट पीजी का पेपर भी रद्द कर दिया गया और इसी के साथ चंद सवाल फिर से खड़े हो चुके। सवाल ये कि क्या बार बार पेपर रद्द करने से नकल माफियाओं पर, परीक्षा माफियाओं पर नकेल कसी जा सकती है? क्या जो कानून बन रहा हुआ है उस कानून के तहत परीक्षा माफियाओं को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करने के लिए कठोर कानून के प्रावधान है, कठोर प्रावधान उसमें है, उतनी सख्ती है जिसकी जरूरत आज की तारीख में आ चुकी है। क्योंकि जब हम किसी एक बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं तो हम अपने देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये खिलवाड़ दरअसल राष्ट्रद्रोह माना जाएगा, क्योंकि हमारे देश का युवा हमारे राष्ट्र की संपत्ति है। आज कोई राजनीतिक बहस मुबाहिस नहीं होगी। आज सीधे उन बच्चों से बात होगी जो इस परीक्षा की अनियमितता का शिकार हुए हैं। आज बात होगी उन कोचिंग संस्थानों के संचालकों से जो खास तौर पर इस पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं से उनकी संलिप्तता है और जो सही कोचिंग सेंटर्स है वो भी कहते हैं गेहूं के साथ घुन पिस रहा है, उनको भी बदनामी उनके हाथ लग रही है। और पूरी प्रक्रिया में जिस तरीके से कानून बनाया गया है, क्या वो कानून वाकई आने वाले वक्त में इन परीक्षा माफियाओं को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर पाएगा? ये तमाम सवाल रण क्षेत्र में आज होंगे। कुछ ही देर में आज के अतिथि जुड़ेंगे, कराऊंगी उनसे आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले आज की टीजर रिपोर्ट। बीते 24 घंटे में आखिर हुआ क्या है? अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन किंगपिन पर कब होगी, यही है आज का बड़ा सवाल। टीजर रिपोर्ट देखिए। नीट यूजी पेपर लीक के मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं। जांच टीम को बुकलेट बॉक्स से छेड़छाड़ के सबूत मिले हैं। साथ ही एक प्रोफेसर का नाम भी सामने आ रहा है।
हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से नीट का पेपर बुकलेट नंबर 61364888 लीक हुआ था। जांच टीम संजीव मुखिया गिरोह के काम करने के पैटर्न को ट्रैक कर रही है। बिहार ईओयू ने इस मामले में अब तक कुल 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। ईओयू की जांच में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है कि एनटीए ने परीक्षा केंद्र पर जो बुकलेट बॉक्स भेजे थे उनमें डिजिटल लॉक लगा था। परीक्षा शुरू होने के पहले तय समय पर बुकलेट बॉक्स के डिजिटल लॉक खुद खुलने थे, लेकिन एनटीए का डिजिटल लॉक फेल हो गया। काफी समय बाद भी जब बॉक्स नहीं खुला तो मैनुअल तरीके से बुकलेट बॉक्स खोले गए। दरअसल 5 मई को कई एग्जाम सेंटर्स पर नीट परीक्षार्थियों को देरी से पेपर बांटे गए। एनटीए ने बताया था कि देरी से पेपर देने की वजह से कंपनसेशन पर 1563 परीक्षार्थियों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। ग्रेस मार्क्स की वजह से नीट के इतिहास में पहली बार टॉपर छात्रों की संख्या 67 पहुंच गई। ईओयू की जांच में अब बुकलेट बॉक्स देरी से खुलने की बात सामने आई है। प्रक्रिया के मुताबिक मैनुअल अनबॉक्सिंग के लिए 2 लॉक थे। पहले का एक्सेस एनटीए के सेंटर ऑब्जर्वर के पास और दूसरे का एक्सेस सेंसर सुपरिटेंडेंट के पास था। बुकलेट अनबॉक्सिंग की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग एनटीए की तरफ से कराई जाती है। अब सवाल ये उठता है कि नीट पेपर सेट के डिजिटल बॉक्स समय पर क्यों नहीं खुले। हालांकि इससे पहले हरियाणा के बहादुरगढ़ के 3 एग्जाम सेंटर पर देरी की वजह से आनन फानन में 2 पेपर बांटे जाने की बात सामने आई थी। बहादुरगढ़ के विजया स्कूल, एसआर सेंचुरी स्कूल और नजफगढ़ रोड स्थित हरदयाल स्कूल में अभ्यर्थियों को 2 पेपर बंटे थे। स्कूल मैनेजमेंट का कहना था कि 2 पेपर बंटने के बाद एक वापस ले लिया गया था। परीक्षार्थियों को 30 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया गया। खास बात यह है कि इन केंद्रों में से सिर्फ हरदयाल स्कूल में पेपर देने वालों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। अब इस मामले पर 22 जून को ईओयू ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को अपनी 21 जून तक की जांच रिपोर्ट सौंप दी है। इसके बाद मंत्रालय ने एनटीए के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार सिंह को हटाकर उनकी जगह अब रिटायर्ड आईएएस प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए का महानिदेशक बनाया है। लेकिन हमारे कुछ सवाल अभी भी बाकी हैं कि डिजिटल बॉक्स समय पर क्यों नहीं खुले। क्या डिजिटल बॉक्स के साथ छेड़छाड़ की गई थी? क्या डिजिटल बॉक्स को एग्जाम से पहले जबरदस्ती खोलने की कोशिश की गई थी? और हमारा अगला सवाल कि सिर्फ हरदयाल स्कूल में पेपर देने वालों को ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। देखिए, जितनी भी परीक्षाएं नीट के अलावा और भी परीक्षाएं हुई हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन में, सभी में पर्चा लीक हुआ है। तो जांच में बहुत देरी हो गई। ये तो जब पहले ही कोई अगर परीक्षा हुई है तो पहले जांच करा करके दंडित किया जाना चाहिए था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, अपनी पद की गरिमा रखिए, धमकी की भाषा का इस्तेमाल नहीं करें। मत भूलिए कि आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं। आपकी इस विदर भक्ति से कोई डरने वाला नहीं है। आखिर आप किस तरह के हिसाब किताब की बात कर रहे हैं? ये सही है कि आपकी पार्टी की पहचान तो इसी तरह की धमकी वाली भाषा और गुंडागर्दी की रही, लेकिन इससे भी आप बाहर निकलने का प्रयास क्यों नहीं करते? आपका हिसाब किताब जनता कर रही है। लोकसभा चुनाव में जनता ने आपको हिसाब किताब कर दिया है। बचा कुचा हिसाब किताब विधानसभा में पूरा कर देगा। और प्रशासन के लोगों को आप क्या कह रहे हैं कि फिर सत्ता में हम आ जाएंगे? सपना देखते रहिए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन प्रशासन को धमकी की भाषा में डराने का प्रयास मत करिए। एक बात समझ लीजिए कि अब आपके माता पिता का राज्य नहीं है, यह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और माननीय नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार। तो राजनीति चरम पर है। राजनेता अपने अपने तरीके से वार प्रतिवार कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सवाल वही है
कि क्या केवल अधिकारियों पर कार्रवाई करते रहेंगे या फिर किंग पिन तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी लाकर किंग पिन तक पहुंचा जाएगा, परीक्षा माफियाओं पर पूरी तरीके से नकेल कसी जाए, यही राष्ट्र चाहता है। आइए इन्हीं सवालों के साथ आज के मेहमानों से करा देती हूं आपका परिचय। स्वागत करते हैं हमारे साथ। इस वक्त आज पैनल में कोई पॉलिटिकल गेस्ट नहीं है, आज हमारे साथ खास तौर पर नीट एस्पिरेंट हैं दृष्टि, हमारे साथ हैं दृष्टि त्रिपाठी, बहुत स्वागत है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट अश्वनी दुबे जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ शिक्षाविद है प्रोफेसर SK चहल साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी है। और कोचिंग संचालक अमरदीप झा गौतम जी भी हमारे साथ हैं। अमरदीप जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले दृष्टि आपके पास आ रही हूँ, क्या चल रहा है मन में? कल तक आप लोग एक मांग कर रहे थे, वो मांग थी कि सही दिशा में जांच हो, सही एजेंसियों द्वारा जांच हो। सरकार ट्रांसपेरेंसी बरतने की बात करते हुए 5 बड़े एक्शन ताबड़तोड़ ले चुकी है, जिनमें से आप लोगों की मांग जो CBI जांच की मांग थी वो भी पूरी कर दी गई है। CBI अब जांच कर रही है, उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। मैम, पहला तो मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ कि मुझे आपने इनवाइट किया। दूसरा, CBI की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पर पूरा भरोसा है कि CBI बिल्कुल हम एस्पिरेंट्स के साथ स्टैंड अप करेगी और वो जो हमारे सपोर्ट में होगा वो स्टे ले, पूरा प्रोसेस पे करके वो हमारे साथ पे साथ खड़ी होगी और प्रॉपर तरीके से जो भी चीज वेरीफाइड तरीके से अच्छे है चीज एस्पिरेंट्स के लिए वो स्टेप फॉरवर्ड लाएगी। लेकिन कल पता चला है कि योगी जी ने पेपर लीक के लिए कुछ लॉ बनाए हुए हैं। तो क्या योगी जी से मेरा ये सवाल है कि आप 2017 से आप चेयर पर हैं, आपको 7-8 साल लग गए एक लॉ बनाने के लिए जो कि सबसे पहले आपकी कैबिनेट में बनना चाहिए था। उसके साथ साथ CBI की जो जांच हो रही है, सुप्रीम कोर्ट का भी यही मेरा रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगी सुप्रीम कोर्ट से कि CBI पर भरोसा करे, ना कि NTA के पास जो अपना मनी पहुंचा रहे हैं, नीचे से अंडर टेबल मनी पहुंचा रहे हैं या जो भी सोर्सेस लगा रहे हैं उस पर वो काम करेगी। जो भी चीज निष्पक्ष है हम स्टूडेंट्स के लिए, CBI जांच में वो चीज सामने आए और सुप्रीम कोर्ट उस चीज को आगे प्रोसेस करे। चलिए दृष्टि, 2 चीज़ें आपको थोड़ा क्लियर कर देते हैं, क्योंकि योगी सरकार की तरफ से बिल्कुल कानून तो पहले ही बनना चाहिए था, लेकिन अभी कानून का एक मसौदा तैयार हुआ है, कानून रूप अभी उत्तर प्रदेश में इसे कानून का रूप दिया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से एक कानून ज़रूर बना दिया गया है, किस तरीके से पेपर माफियाओं पर नकल कसी जाए इसके लिए एक प्रावधान कर दिया गया है। मैं अश्विनी साहब आप ही के पास आ रही हूँ, क्योंकि बच्ची ने कानून की बात पहले ही कर दी है और बहुत हद तक भरोसा होता है हमारे देश में आज भी लोगों को कि कानून की दहलीज तक अगर ये मसला पहुंचा है तो निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो कानून बनाया गया, जो प्रावधान फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से इस कानून में किए गए हैं, 3 से 5 साल की सजा, 10 लाख तक का जुर्माना, क्या इससे वाकई परीक्षा माफियाओं पर नकेल लगेगी? क्या आपको नहीं लगता कि यह कानून और ज्यादा सख्त होना चाहिए था? आपकी नजर में कानून स्ट्रॉन्ग या वीक? लवनी जी, सख्त भी होना चाहिए कानून और इम्प्लीमेंटेशन भी जल्दी होना चाहिए। पहले मैं आपकी आवाज में नहीं सुन पा रही हूँ, वॉइस आ रही है मल्टीपल वॉइस, उसको बंद करवाइए। अश्विनी जी आपके PCR पे बहुत नॉइज आ रहा है यहाँ पर। अच्छा, तो बहुत सारे लोग PCR वाले जो है मेरे ख्याल से अभी सर आपकी, ठीक है सर, अभी आपकी आवाज मुझ तक भी पहुंच रही है जी। और PCR में जो डिस्कशन कर रहे हैं वो डिस्कशन भी यहाँ तक आ रहा है, इसलिए अच्छा ठीक है, आपका वॉल्यूम भी कम है, इस वजह से आवाज क्लियर नहीं आ रही है। लवनी जी अगर मुझे सुन पा रही हो तो देखिए 12 फरवरी को ये प्रिवेंशन ऑफ जी। लवनी जी पीछे से कुछ आवाज आ रही है या तो स्टूडेंट से बैठे नहीं पैनल, मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। मैं दोबारा आपके पास आती हूँ। मेरे साथ अब अमरदीप झा जी जुड़े हुए हैं, कोचिंग संचालक हैं। अमरदीप जी, जो एक्शन सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं, आप उससे संतुष्ट हैं? सरकार इस पर बहुत ही कड़ा एक कानून जो बनाना चाह रही है कि जो कोई भी लोग इसमें संलिप्त दिखाई देंगे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, ये स्वागत योग्य है। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि उन्हें
सीबीआई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, सीबीआई को ज़्यादा इसमें छूट मिलनी चाहिए इसके चीज़ों को देखने के लिए, जांच परख करने के लिए। एनटीए जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, वह बहुत ही सुचारू रूप से इस चीज़ को नहीं कर पा रही है, और ये बात सरकार भी और कोर्ट में ने भी इस बात को स्वीकारा है। तो हम यही चीज़ कहना चाहेंगे, जहाँ तक मुझे समझ में आता है, जो मैं अपनी बातों को कहना चाह रहा हूँ, कि जो बच्चे तैयारी करते रहे हैं, जिन लोगों ने अच्छा मार्क्स लाया अपनी मेहनत पर, वो बच्चे भी इन लोगों की वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। दोबारा एग्जामिनेशन अगर होती है तो सबके लिए होनी चाहिए, रीनीट हो तो सबके लिए हो, और कम से कम 1 महीने का समय मिलना चाहिए लोगों को, क्योंकि रिदम टूट जाता है बच्चों का। जब एग्जामिनेशन बच्चे दे देते हैं तो उसके बाद बच्चे चाहते हैं कि हम तो रिलैक्स हो जाएं, और उसके बाद इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। तो सरकार के जो कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो स्टेप्स सही हैं, और उसे बहुत और कड़े तरीके से अपनाना चाहिए। सीबीआई को ये काम सौंपना चाहिए और रीनीट हो जाना चाहिए, दोबारा एग्जामिनेशन हो जाना चाहिए। वही इसका एक विकल्प है, दूसरा कोई अभी तो करो। ठीक है, अश्विनी जी की आवाज अभी आ रही है, जरा सा पैनल प्लीज इसे ठीक करें। अब मैं अमरदीप जी एक बड़ा महत्वपूर्ण आपसे सवाल पूछने वाली हूँ। आपने कहा कि सरकार द्वारा जो एक्शन लिया जा रहा है उसका एक असर तब दिखाई देगा जब कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और सख्ती के साथ उसका पालन भी कराया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके की परिस्थिति बनी है, उन परिस्थितियों में कोचिंग सेंटर्स पर से भी लोगों का भरोसा धीरे धीरे उठ रहा है, क्योंकि आप देखिए कि कोचिंग सेंटर्स, अगर अकेले बिहार की बात कर लूँ, उत्तर प्रदेश की बात कर लूँ, पटना में हम देखते हैं कि हर दूसरे तीसरे कोचिंग सेंटर खुला होता है। उत्तर प्रदेश के भी हालात ऐसे, जगह जगह हम देख रहे हैं कोचिंग सेंटर एक व्यापार के रूप में सामने आ गया है। क्या ये जो परीक्षा माफिया हैं उनको हिम्मत मिल रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं से कुछ कोचिंग सेंटर्स भी रिस्पॉन्सिबल है? मानते हैं आप इसे? प्रश्न में 2 प्रश्न छुपा हुआ है जी। पहला प्रश्न तो ये छुपा हुआ है कि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का होना जरूरी है या जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग खुले हुए हैं। क्या सरकार के पास ऐसा कोई संरचना है जो वो पढ़ा लिखा के बच्चों को मेडिकल निकलवा देगी? क्या उसके पास पुख्ता ऐसा व्यवस्था है, टीचर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है? नहीं है। इस बात के लिए सरकार को शुक्रगुजार होना चाहिए कि इंडिया में इतने सारे अच्छे संस्थान हैं जो बीपीएससी, यूपीएससी, जेई में और नीट में इतना अच्छा रिजल्ट लाते हैं। रिजल्ट लाने का जो आधार है भारत में, वो किसके आधार पे है? वो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के आधार पे है। क्या सरकार की सरकारी व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है? तब तो यही कहना चाहिए कि जितनी सारी निजी व्यवस्थाएं हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, सभी गड़बड़ है, और जो सरकार के लोग हैं वो सभी पाक साफ हैं। क्या आपको लगता है एनटीए के अधिकारी अगर नहीं मिले हुए इस चीज में, तो बिना एनटीए के अधिकारी के मिले हुए कोई आदमी ये काम कर सकता है? और एनटीए के जो अधिकारी हैं वो तो बड़े ऊंचे पोस्ट के लोग हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है, आदमी अगर गलत होगा, व्यवस्था उसकी गलत होगी, चाहे वो आदमी कहीं भी क्यों ना हो, चाहे आदमी सेना में हो, चाहे वो आदमी एनटीए का अधिकारी हो, कोचिंग संचालक हो, चाहे वो अच्छा डॉक्टर ही क्यों ना हो। तो सबसे बड़ा एक मुद्दा का बात ये भी है कि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के बिना रिजल्ट की संभावना नहीं है। लेकिन फिर एक मुद्दा ये आता है कि अगर कुछ कतिपय कुछ ऐसे लोग हैं जिनके वजह से अगर ऐसी बातें आती हैं जेहन में, तो कानून तो सबके लिए है, और कानून के रिडार पे वो भी लोग भी चढ़ेंगे जो उच्च अधिकारी हैं, जो निम्न अधिकारी हैं, जो बिल्कुल बिना गार्जियन के संलिप्तता के काम हो पाया है क्या? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये सही कहा आपने कि इसके लिए जिम्मेदार, बिल्कुल आपने सही कहा कि इसके लिए कहीं ना कहीं से जिम्मेदार वो अभिभावक भी हैं जो ऐसी प्रकरण में अपने बच्चों को लिप्त कर देते हैं, जो खास तौर पर परीक्षा माफियाओं की मकड़ जाल में फंस जाते हैं। दर्द अगर एक पिता को होता है तो दर्द उतना ही शिक्षक को भी होता है, ये भी एक सत्य है। लेकिन वो सत्य ये भी है कि क्या वाकई उस संजीदगी के साथ, उस स्पष्टता के साथ, उस सत्यता के साथ, उस ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ा जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण था। अब अश्विनी जी, अगर आपको अब मेरी आवाज आ रही हो तो चलिए, मुझे लगता है शायद अश्विनी जी से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। एसके चहल साहब हमारे साथ हैं, प्रोफेसर एसके चहल जी हैं। एसके चहल साहब, पूरे के पूरे
सिस्टम पर एक सवाल खड़ा हो रहा है। पूरा का पूरा सिस्टम ही क्या बदलाव सिस्टम में होना चाहिए, तब जाके परीक्षा माफियाओं पर नकेल लग पाएगी, या जो एक्शन अभी लिया जा रहा है परीक्षा माफियाओं पर नकेल कसने के लिए, आपको लगता है कि उससे आने वाला जो भविष्य है, आने वाली जो तस्वीर है वो सकारात्मक होगी? लावणी जी, मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ आपका और सुदर्शन न्यूज का कि मुझे आपने इनवाइट किया एज एन एजुकेशनिस्ट। मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ एंड आई एम आल्सो वर्किंग एज ए डीन ऑफ सोशल साइंसेज इन माय यूनिवर्सिटी। मैं लावणी जी, जो आपने सवाल पूछा है बहुत ही मौजूद सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। असली बात तो यही है कि सिस्टम जो है ना वो सारा हमारा कलेप्स होने के कगार पे है और एक सिस्टम में ही एक रिफॉर्म की जरूरत है, एक बड़े जो है ना एक बड़े ऑपरेटिव रिफॉर्म की जरूरत है। असल में देखिए, जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, जिस तरह से परीक्षाएं कराई जाती है, मुझे तो लगता है वो स्ट्रक्चर ही दोषपूर्ण है। स्ट्रक्चर क्या है कि जो एनटीए है वो एक एजेंसी है जो कि ऐसे बड़े बड़े टेस्ट कराती है, अभी नेट का भी कराती है, नीट का भी कराती है और भी ढेर सारे टेस्ट कराती है। और वो टेस्ट का जो पैटर्न है वो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप। मुझे सबसे ज्यादा आपत्ति इस पे, ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप जब से किया है ना तब से प्रॉब्लम, और खासकर जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी ओएमआर शीट, उसके बाद तो ईवीएम जो है ऑनलाइन होने लगा, ये कंप्यूटर सेंटर जो है, बहुत सारे कंप्यूटर सेंटर या इस तरह के जो सेंटर हैं जो ऑनलाइन कंडक्ट करा सकते हैं, उनको जोड़ा गया। देखिए, मेरा इसमें मत ये है, जैसे आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा मेरे से, मेरा मत ये है, हम लोग भी कभी क्वालिफाई करके आए थे, जब हम पढ़ रहे थे हमने भी नेट जेआरएफ किया, और उस जमाने में जो टेस्ट होता था वो, मैं खासकर नेट की बात करूंगा, वो उसके दो लेयर होते थे, 2 डायमेंशन होते थे। पहला जो डायमेंशन था वो था जनरल जो है अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, आईक्यू। इसके ऊपर एक पेपर होते एक पेपर लिया जाता था जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप था। नो डाउट उसको ऑब्जेक्टिव टाइप रखना चाहिए, लेकिन जो दूसरा पेपर है, जो सब्जेक्ट का पेपर है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता था, लेकिन बाद में इसको भी बदल दिया गया। अब प्रॉब्लम यहां से शुरू हुई है। अगर मान लिया पहले वाला जो टेस्ट था वो तो वैसे भी क्वालिफाइंग होता था, उसमें कोई क्वालिफाई कर भी ले, लेकिन देखिए किसी भी सब्जेक्ट में इन डेप्थ नॉलेज जो है ना वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट से ही, डिस्क्रिप्टिव टेस्टिंग मेथड से ही जांच हो सकता है। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप कोई तरीका नहीं है, ये एक शॉर्टकट तरीका है जी। हम लोगों ने पास किया। मैं दो लावणी जी, मेरी बात आवाज आ रही है ना आप? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मैं देखिए, मैं दो दफा जेआरएफ क्वालिफाई किया मैंने। मैं उन अपने जब जमाने के उन स्टूडेंट्स में से था जो कि एक साथ लगातार 2 अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर पाए, क्योंकि बिकॉज आई हैव थॉरली स्टडीड माय सब्जेक्ट। लेकिन मेरे साथ के बहुत सारे जो कंपेनियन, जो साथी थे, वो रह जाते थे और बहुत सारे रह गए। लेकिन अब हम देख रहे हैं, अब जो प्रॉब्लम है ना, देखिए मैं यूनिवर्सिटी में सीनियर पद पे काम करता हूँ और मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। अब जो स्टूडेंट आ रहे हैं हमारे पास, जिनको हम एडमिशन देने पे मजबूर हैं, क्योंकि जेआरएफ क्राइटेरिया भी हो गया, खासकर यूजीसी का, जिसके पास ये क्वालिफाई जिसने किया उसको हम प्रेफरेंस देते हैं पूरे देश के जो है सिस्टम में। तो हमारी यूनिवर्सिटी में भी प्रेफरेंस जेआरएफ बच्चों को दी जाती है। और जो जेआरएफ बच्चे जो आते हैं उनमें से, मतलब ये एक हॉरिबल पिक्चर है मैडम, उनमें से 50% बच्चे बिल्कुल ऐसे होते हैं जिनको एबीसी नहीं पता होता सब्जेक्ट का। ऐसे बच्चे आ रहे हैं जिनको मतलब थॉरो नॉलेज नहीं होती है, वो शॉर्ट कट जो पैटर्न होता है उसे तो अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन जो थॉरो नॉलेज है उससे वो पीछे छूट जाते हैं। दृष्टि, मैं इस पर आपसे जरूर जवाब चाहूंगी कि क्या आपको वाकई एक वजह लगती है? मैं सर आती हूँ प्लीज आपके पास, क्योंकि अश्विनी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, आपके पास भी आ रही हूँ, लेकिन इससे पहले दृष्टि, क्या ये जो तैयारी का पैटर्न है, जो परीक्षा का पैटर्न है, जिसके बारे में अभी प्रोफेसर एसके चहल जी कह रहे थे, आप लोग भी मानते हैं कि वाकई इसमें भी बदलाव किया जाए तभी जाकर स्थिति सुधर पाएगी? मैम, सर का ये कहना है कि पेपर को थोड़ा सा सब्जेक्टिव वे में करा जाए। एग्जैक्टली। बट मैम, जब मैं नीट के साथ साथ एक गवर्नमेंट जॉब की एस्पिरेंट भी हूँ, क्योंकि मेरा मेन एम है सिर्फ मुझे एक जॉब चाहिए। आज के रूटीन को देखते हुए एक स्टूडेंट का यही होता है कि उसको जल्दी से जल्दी जॉब हो जाए, वो सेटल्ड हो जाए।
और बीइंग अ गर्ल, गर्ल के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है कि वो स्टैब्लिश हो, अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। बट अगर रिजल्ट, पहली बात तो रिजल्ट की डेट को इतना एक्सटेंड करते हैं, ऑब्जेक्टिव होता है तो ऑब्जेक्टिव में करने करने पे उनको साल भर चेकिंग के लिए लग जाती है, कॉपीज नहीं चेक हो पाती। बीइंग एन ओएमआर शीट, वो कॉपी कंप्यूटर से नहीं चेक हो पाती है, उसको 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, साल भर, 2 साल तक कॉपी ही चेक होती रहती है। अब जब सब्जेक्टिव हो जाएगा पेपर, तब तो फिर हो चुका काम। कहाँ बच्चे पढ़ेंगे, कहाँ बच्चे सेट होंगे और कैसे कैसे करके वो सेटल होंगे। तो मेरे हिसाब से सब्जेक्टिव पेपर होना तो इज नॉट पॉसिबल नाउ अ डेज, जब इतना पेपर लीक हो रहा है। और एनटीए आज का ही नहीं, ये पहले से भी एनटीए का रूटीन रहा है कि वो कहीं ना कभी गड़बड़ वो करता ही है। चाहे वो इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ का ले लें, या नेट जेआरएफ का ले लें, सीएसआईआर ले लें, कोई भी पेपर होता है, नेट एनटीए उसको सही से कंडक्ट नहीं करा पाती है। ठीक है, पहले एनटीए यानी आपका जी जी प्लीज। एसएससी बैंकिंग भी करवाती थी तो भी उसमें प्रॉब्लम्स आती थी। ठीक है, यानी एजेंसी का जो प्रोसीजर है, एजेंसी सवालों के घेरे में है। मैं अब अश्विन जी आपके पास आ रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर्ली अब मिल रही होगी। देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि अब हम अपने देश के भविष्य की बात कर रहे हैं। ये युवा हमारे लिए राष्ट्रीय संपत्ति है, ये हमारे देश के भविष्य को सुनिश्चित करेंगे, और उनके साथ जिस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, एजेंसीज खाली हम बदल सकते हैं, जैसे यहाँ पर भी दृष्टि का भी कहना है कि एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है। प्रोफेसर एसके चहल साहब ने भी यही बात कही, काफी हद तक अमरदीप जी भी यही बात कह रहे हैं। सवाल ये है कि हम एक ऐसा कानून लेकर आए जो सीधे तौर पर ऐसे परीक्षा माफियाओं का परमानेंट इलाज करे। जो कानून अभी हमारे देश में अभी लाया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, जो अधिसूचना जारी हुई है, क्या उसे आप परमानेंट इलाज मानते हैं? क्या उससे परमानेंट इलाज वाकई हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। आतंकवाद विरोधी कानून आया तो क्या आतंकी हमले नहीं हो रहे हैं? पीएमएलए कानून आया तो क्या मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रही है? इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन तब होगा जब कदम कदम पर चेक एंड बैलेंस होंगे, और मोमेंट ऐसी घटनाएं जैसे ही संज्ञान में आए, टाइम बाउंड मैनर में एक्शन हो, और एक्शन इतना इफेक्टिव हो कि उसका मैसेज लाउड एंड क्लियर मायने में देश के आखिरी छोर तक जाए। कानून तो बनते रहते हैं, देखिए ना, टाडा था, पोटा था, अब यूएपीए आ गया, अब पीएमएलए आ गया, तमाम ऐसे स्ट्रिंजेंट कानून इस देश में हैं, मगर इस सब के बाद भी नहीं रोक रहे। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि एक मैकेनिज्म, क्योंकि एनटीए को लाया ही इसीलिए गया था नेशनल टेस्टिंग के, एक सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म होगा। तो जैसे प्री मेडिकल टेस्ट, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट की परीक्षाएं पहले स्टेट लेवल पर कंडक्ट होती थी, तो उसको इसीलिए लाया गया कि एक सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म होगा, तो उससे जो है देश में एक जैसी एजुकेशन और बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से उसको कंट्रोल किया जाता है कि इफेक्टिवली जो देश के स्टूडेंट्स और जो क्वालिटी एजुकेशन है वो पा सके, और जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है उनको उस हिसाब से देश में अलग अलग जो संस्थान है वहां एडमिशन मिल सके। अब होता क्या है, जब आपका परसेंटाइल देने का, सिर्फ ऐसा नहीं है पेपर लीक हुआ, पेपर लीक से पहले भी आप देखिए जो मेथोडोलॉजी है वो मेथोडोलॉजी अनफेयर है, आर्बिट्री है, और वो इसलिए अनफेयर आर्बिट्री है कि उसमें आपको एक अलग सेंटर पर आप लगातार मार्क्स देते जा रहे हैं। यानी आप 10 दिन पहले एग्जाम करवा रहे हैं शेड्यूल डेट से, 4 महीने पहले कानून आ गया, कानून को लागू अब कर रहे हैं। जैसे ही ये मामला प्रकाश में आया, कुछ स्टूडेंट्स लेकर के आए, तो एनटीए ने अपना जस्टिफिकेशन देना शुरू किया, बजाय ये मानने के कि बिल्कुल गलती हुई है। 13/6/2018 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, एक फेयर प्रोसेस तय किया, उस प्रोसेस से दूर इनका कंडक्ट कराने का एग्जाम, फॉर्मूला कोई ग्रेस मार्क का, नॉर्मलाइजेशन का नहीं है। तो ये कानून तो आप लेकर आ जाएंगे और कानून में आप धरपकड़ करते रहेंगे। और लेट मार्क माई वर्ड, टेक माई वर्ड, ये सिर्फ 24,06,000 स्टूडेंट्स की बात नहीं है। इसके पहले जब जी का भी एग्जाम हुआ था, उस समय भी इस तरह की बातें उठी थी। इवन विनीत गोयनका के बेटे सेतु गोयनका ने पिटीशन भी फाइल किया था कि आपका मेथोडोलॉजी का क्या प्रोसेस है, और एनटीए ने बड़ा उसमें क्लियर मैसेज दिया, नहीं हम तो यही करते हैं। यानी
आपको एक ऐसा स्ट्रिक्ट अपना सिस्टम फिट करना पड़ेगा। लॉ तो बन जाएगा, लॉ तो तब होगा ना जब कानून का वायलेशन होगा, तब लॉ काम करेगा। अब ये 24,06,000 विद्यार्थियों के भविष्य के साथ जो खिलो, उनको क्या करेंगे? अभी तो 1563 आइडेंटिफाई किया है। नंबर दूसरा, तमिलनाडु का स्टूडेंट अगर गुजरात के सेंटर को चूज करता है तो आप समझिए ना, वो चूज करता है उस समय आपके पास उसके चेक एंड बैलेंस के लिए क्या मैकेनिज्म है? मोमेंट पहला क्वेश्चन उठना चाहिए, व्हाई समबडी सिटिंग इन तमिलनाडु है चोजन अ सेंटर ऑफ गुजरात आउटस्कर्ट। जैसे ही बिहार में एफआईआर दर्ज हुई, इमीडिएटली एनटीए को अपना एक इंटरनल कमेटी बना करके क्यों नहीं उन्होंने किया भाई बिहार में पेपर लीक कैसे हुआ? मोमेंट वहां एनएचएआई का गेस्ट हाउस बुक हुआ, उस गेस्ट हाउस के बुक होते ही तुरंत एक्शन में क्यों नहीं आए? व्हाई दे वर वेटिंग फॉर अ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर? ये उसकी मंशा पर प्रश्न रखा। और जब मंशा दूषित होगी तो कानून कुछ नहीं कर सकता है। जब मंशा दूषित होगी तो कानून कुछ नहीं कर पाएगा। महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि कानून बन तो जाता है, लेकिन कानून को लागू कराने की, इम्प्लीमेंटेशन कराने की जिम्मेदारी भी जिनके कंधों पर है, क्या उनकी जवाबदेही नहीं तय होनी चाहिए? ये महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं अमरदीप जी आपके पास आ रही हूँ। देखिए, दो महत्वपूर्ण चीजें जो अश्विनी जी ने कही कि भाई कानून है लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट होगा, और उससे पहले जो आपने महत्वपूर्ण बात कही थी कि अभिभावक भी काफी हद तक जिम्मेदार हैं ऐसी परिस्थितियों के लिए। आज की तारीख में क्या आपको नहीं लगता कि कोचिंग सेंटर्स, आपने कहा कि जरूरी है, लेकिन कोचिंग सेंटर्स से ज्यादा तो अभिभावकों को सेटर्स, वो जो सेटिंग कराते हैं उनको तलाशने लगते हैं। सेटर्स की जो कोचिंग है वो कहीं ना कहीं से जो एक्चुअल कोचिंग है उसके ऊपर हावी होती जा रही है। अमरदीप जी, दरअसल इसमें आपकी बात बिल्कुल सही है और इस बात को हम एग्री करते हैं, सहमत। जिन बच्चों के अंदर सच में एक जिजीविषा है, जिनके अंदर सच में वो एक मादा है, लगन है, वो लोग अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से खुद को सफल करते हैं। और जो बच्चों का अंदर जज्बा नहीं है, लगन नहीं है, वो बच्चे और उनके गार्जियन सोचते हैं कि हम पैसे के बल पे ही बच्चों को रिजल्ट करवा दें। और इसके लिए एक बड़ी व्यवस्था, एक बड़ा उपक्रम चल रहा है जिसे हम सेटर के नाम से जानते हैं, जो सेटिंग करते हैं, क्वेश्चन को आउट कर लेते हैं और फिर सेंटर पे उन्हें सेट करते हैं। मुद्दा यह नहीं है, मुद्दा इससे बड़ा यह है कि हमारे एग्जामिनेशन में इतने सारे लूप होल हैं कैसे? सरकार के पास अभी तक एग्जामिनेशन को ठीक से करवा लेना और सही समय पर उसका रिजल्ट तरीके से निकाल देना, यह संभव नहीं हो पा रहा है। और एक एक फॉर्म के लिए एक बच्चों से लगभग 2000 रुपये लिए जा रहे। इतने सारे बच्चे इस फॉर्म को फिल करते हैं, उन्हें इतना ज्यादा खर्च करना होता है और इतने सारे पेमेंट होने के बाद भी आपके पास ऐसे अधिकारी नहीं है। और ये बहुत बड़ा दोष है हमारे समाज में आज के डेट में। अगर हम बोलते हैं किसी आदमी को किसी पोस्ट पर होने की वजह से वो उतना ईमानदार होगा और वो उतना तरीके से काम कर लेगा, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में मॉडल एजुकेशन नहीं है और मॉडल एजुकेशन नहीं होने की वजह से भी इतना सारा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। हमारे बहुत सारे अभिभावक ऐसे हैं जो अभिभावकों ने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में एनर्जी कम लगवाया, सेटिंग करने में लग गए। ये बच्चा कल को एग्जामिनेशन दे करके अगर इन रास्तों से सो कॉल्ड सक्सेसफुल भी हो जाता है, सफल हो जाता है, तो वो कौन सा चीज जीवन में कर पाएगा? वो आगे फिर सेटिंग की बात को करेगा। तो मुद्दा इस बात को भी है कि एक अच्छा ये कड़ी जुड़ती जाएगी, बिल्कुल कड़ी दर कड़ी जुड़ती जाएगी। अगर आज बच्चे को जबरदस्ती आप पैसे का प्रलोभन से या किसी तरीके से आप पहुंचा भी देते हैं, डॉक्टर बनवा भी देते हैं, तो साथ सवाल ये है कि हमारे देश के स्वास्थ्य का क्या होगा? यहाँ तो देश का स्वास्थ्य ही बिगड़ता चला जाएगा और उसकी मानसिक जो क्षमता है वो भी उसी जगह पर जा टिकेगी कि उस कड़ी को कैसे आगे बढ़ाना है। आज एक की सेटिंग कराई, कल कोई दूसरा उसकी सेटिंग कराएगा, कल तीसरा। ये तंत्र की बात है यहां पर चहल साहब, तंत्र की बात है। क्या आपको नहीं लगता कि हम जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं वो सिस्टम इसके लिए इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि हमने अभी भी उस सिस्टम को अपनाया हुआ है जो विदेशी सिस्टम है, जो हमारा है ही नहीं।
हम स्वाधीन हो गए हैं, स्वतंत्र नहीं हुए। तंत्र को लेकर आज भी हम विदेशी सिस्टम पर निर्भर हैं। अगर हम अपना सिस्टम ले आए, अपना स्वतंत्र जिसे कहा जाता है, अगर हम उसे लागू कर दें, जैसा कि हमारे गुरुकुलों में होता था, हमारी पुरानी परंपरा पद्धति में होता था, अगर हम उस तंत्र को ले आए तो क्या काफी हद तक हम इस तरीके की परिस्थितियों से बच सकते हैं? और क्या आज की तारीख में सो कॉल जिसे कहा जाता है कि हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, क्या उसके साथ भारतीय तंत्र के का सामंजस्य हम बैठा पाएंगे, वो कंपैटिबिलिटी हम मिला पाएंगे? चहल साहब। लावनी, बड़ी इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन की ओर जा रहे हो आप। और नो डाउट जो हमने वेस्टर्न सिस्टम अडॉप्ट किया है, खासकर जो टेक्नोलॉजीज हमने हायर करी हैं, देखिए इवन वेस्ट में भी जो टेक्नोलॉजी है ना, जो ऑनलाइन खासकर जिस तरीके से चीजें होती हैं, तो कोई भी ऐसा ऑनलाइन सिस्टम नहीं होता है जिसमें लूप होल्स ना हो या जिसमें से इनवारी ना की जा सके। ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी हम टेक्नोलॉजी के दौर में हैं, हम इन चीजों से बच भी नहीं सकते। जैसे आप खुद भी जो है ऑनलाइन वे में मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं हम सब का, और आपका प्रसारण भी उसी तरीके से हो रहा है। लेकिन मैं आपकी बात जो है इंटरेस्टिंग जरूर है, और मैं बेसिकली जो अपनी बात से आपकी बात को जोड़ते हुए एक बात जरूर कहूंगा कि जैसे पहले सिस्टम होता था, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम था ना जो इंडिया में, तो उसमें ओबियसली जो टीचर था, जो गुरु था ना, गुरु को पूरा का पूरा अधिकार था कि अपने स्टूडेंट को जज करे। और अब इस सिस्टम में वो जो टीचर का जो राइट्स है या टीचर की जो असेसमेंट है, वो तो लगभग बिल्कुल ही इसमें कहीं नजर ही नहीं आती। और देखिए मैं मूल अपने उसी समाधान की ओर आ रहा हूँ। हालांकि दृष्टि को मेरी बात थोड़ा सा ज्यादा ठीक नहीं लगी। असल में देखिए कारण पता है क्या है? कारण ये है, आपको मेरी तस्वीर सही आ रही है ना? जी बिल्कुल आ रही है तस्वीर हो रहा है। हाँ, जल्दी से प्लीज। देखिए प्रॉब्लम जो होती है ना, कोई भी सिस्टम बना लो आप, अब तो खैर ऑनलाइन पे तो खैर लूप होल निकल ही जाते हैं। इवन कोई भी सिस्टम बना लो, देखिए जब शॉर्टकट की तरफ भागते हैं ना हम, तब प्रॉब्लम आती है। और समस्या का कारण ये है कि हम सब शॉर्टकट की ओर जा रहे हैं। देखिए ये जितने कोचिंग सेंटर बन रहे हैं, ये भी शॉर्टकट ही सिखाते हैं। मुझे माफ करना है, हमारे साथी बैठे हैं यहाँ पे, स्टूडेंट है, वो खुद शॉर्टकट चाहते हैं। वो चाहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में जो है चीजों का समाधान निकलता है। लेकिन अब मुझे लगता है प्रॉब्लम का कारण ही वहाँ पे शॉर्टकट जब चीजें अपनी सरकार भी जो है एनटीए, यूजीसी, देखिए यूजीसी ने जितने भी सर्वे कराए, खासकर नेट के एग्जाम की बात कर रहा हूँ, जितने भी सर्वे कराए, खासकर एजुकेशनिस्ट से जब भी पूछा, मेजोरिटी ऑफ द एजुकेशनिस्ट वेंट इन फेवर ऑफ डिस्क्रिप्टिव सिस्टम। देखिए डिस्क्रिप्टिव में बुराई क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप वाले सिस्टम में भी जब इनको परिणाम निकालने में, उसमें तो वैसे 2 दिन में परिणाम निकाला जा सकता है, उसमें भी इतने दिन लगते हैं। वो उसका कारण ये है कि वहां कुछ न कुछ गड़बड़ की संभावना निकाली जाती है, तब इतना टाइम लग जाता है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, अगर आप डिस्क्रिप्टिव मेथड से आप करवाएंगे तो एक तो शॉर्टकट से हम बचेंगे। स्टूडेंट है वो थोरोली पढ़ेंगे, सब्जेक्ट का थोरो नॉलेज नहीं रहा आजकल स्टूडेंट को, ऑब्जेक्टिव टाइप से कोई थोरो नॉलेज नहीं होता। मेरा अपना ये मानना है, जो बच्चे आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप से, ठीक है, पास हो जाते हैं। इसके देखिए मैं एक पूरी बात कर रहा हूँ, 10 सेकंड सर, समय की कुछ सीमाएं हैं। अश्विन जी के पास जाना, मुझे जल्दी से 10 सेकंड सर। एक मिनट जस्ट देखिए, आप एक एजुकेशनिस्ट से राय ले रहे हैं। आई एम द ओनली एजुकेशनिस्ट, और आप सबका कंसर्न है, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी प्रोफेसर, सबका ये कंसर्न है। देखिए जैसे आईएएस के एग्जाम कराते हो आप, उसके भी दो पैटर्न होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव, एक जो है प्रीलिम्स होता है, एक मेंस होता है। आपको प्रोफेसर लगाने हैं, आपको डॉक्टर बनाने हैं, उनके दो लेयर क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं 2 लेयर हो सकते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा कि एक जो पैटर्न है, जो प्रोसीजर है, उसमें बड़ा बदलाव, और उस बदलाव को लेकर खास तौर से बच्चों को उस तरह से तैयार करना। अश्विनी जी, महत्वपूर्ण बात आपने अभी थोड़ी देर पहले कही थी, कानून का इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत जरूरी है कि सही तरीके से हो, लेकिन उससे पहले नींव कहते हैं कि अगर मजबूत होती है तो इमारत ज्यादा मजबूत होती है। नींव यानी कानून, वो कानून जिसमें 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान है। क्या आपको नहीं लगता कि जो प्रावधान इस कानून में किए गए हैं, उनमें और ज्यादा सख्ती लाते तो शायद एक और आस जग जाती? आपके हिसाब से इस कानून में क्या बदलाव हो सकते हैं, और हो सकते हैं तो वो कौन से बदलाव हो सकते हैं? कानून में बदलाव हो सकते हैं, और कानून में तो माने एग्जीक्यूशन तक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट से लेकर फांसी की सजा तक का प्रावधान है। सवाल यह है कि कितना जल्दी, कितने टाइम बाउंड मैनर में, कितने इफेक्टिवली हम जजमेंट देते हैं ऐसे केसेस में। एग्जैक्टली, ये भी अपराधियों के हौसले तब पस्त होते हैं जब त्वरित मामले में न्याय होता है।
अब 24,06,000 स्टूडेंट्स जो 2024 में नीट यूजी के एग्जामिनेशन में बैठे, अब इनका फैसला अगर आता है 2034 में, तो इनको कहां आपने रिजल्ट दिया? यानी जो ये हमारा प्रोसेस है, जुडिशियल प्रोसेस, भारत की जुडिशियल व्यवस्था, उसमें आपको ऐसी व्यवस्था करनी। दूसरा, स्पेशल कोर्ट्स बनी, स्पेशल कोर्ट्स प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए बनी, तो क्या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के मामलों की सुनवाई नहीं होगी? 20-20 साल तक मुकदमे लटके रहे। तो ऐसा भी नहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट आप बना देंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट में निर्भया केस में 2013 से देखिए 2022 में उसका इंप्लीमेंटेशन, माने कुल मिलाकर आखिरी अदालत तक गया। तो ये समझना पड़ेगा कि सजा के साथ साथ त्वरित मामले में, और वो अपराधी छूटे नहीं, आपको यह भी देखना पड़ेगा कि दोषी फंसे भी नहीं, और जो दोषी छूटे नहीं, और जो निर्दोष है वो फंसे नहीं, तभी हो सकता है। और एक सबसे बड़ी चीज, एक बात मुझे बताइए जी, कि अगर मान लीजिए जो यहां पर इफेक्टिव बेस्ड आप इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते पॉलिसी अपने यहां? अगर एमटीए ही इतना इफेक्टिवली अपने यहां 24,06,000 की संस्था जितनी बड़ी, अगर इफेक्टिवली किसी तरह का हो जाए, इफेक्टिव हो जाए, जो प्रोसीजर है उसमें खास तौर से जो तेजी है वो दिखाई जाए, हमारे जुडिशियल सिस्टम में भी त्वरित कार्रवाई हो, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि एक बड़ा बदलाव आएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से सरकार ने ये वायदा किया है कि तमाम जो स्थितियां बनी है उन स्थितियों पर, उन चुनौतियों पर पार पाते हुए हम एक बड़ा बदलाव करेंगे। वो बदलाव सुनहरे भविष्य का होगा, वो बदलाव देश के भविष्य को सुनिश्चित करने का होगा। थैंक यू सो मच, आप सभी ने हमें समय दिया और बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा हुई आज। आपकी तरफ से जो बातें निकलकर सामने आई है, उम्मीद करते हैं कि सरकार तक वो बातें पहुंचेगी, वो बातों को समझेगी, क्योंकि यहां पर बच्चों के साथ खिलवाड़ करना वाकई राष्ट्रद्रोह है, क्योंकि यही वो बच्चे हैं, यही वो युवा है जो हमारे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति है। आकलन जरूर कीजिएगा। रण क्षेत्र में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।